Hi, Assalamu alaikum. I'm Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I'm a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एज़ोस्पर्मिया के बारे में। एज़ोस्पर्मिया का जो मेडिकल मैनेजमेंट है, जो इसके लिए मेडिसिन्स होती हैं, एज़ोस्पर्मिया की वो कौन सी कंडीशंस होती है कि जिसको अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, और कौन सी वो कंडीशन होती है कि जिसमें मेडिसिन्स के थ्रू हम एज़ोस्पर्मिया को ट्रीट कर सकते हैं। इससे पहले हम एज़ोस्पर्मिया के बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को अपनी कुछ जो ख़ास मशवरे हैं हमारे वो हम आपको देना चाहेंगे। एज़ोस्पर्मिया के बारे में बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जब उनको एज़ोस्पर्मिया डिटेक्ट होता है, और डेली बेसिस पे बहुत सारे लोग हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमको जो है एज़ोस्पर्मिया है, या हमारे किसी फ्रेंड को एज़ोस्पर्मिया है, उसके लिए कोई मेडिसिन बता दीजिए। या इसी तरीके से फ़ीमेल आती हैं, वो अपने हस्बैंड के लिए कहती हैं कि मेरे हस्बैंड को एज़ोस्पर्मिया है, आप उनको कोई मेडिसिन बता दीजिए। एज़ोस्पर्मिया सच में वैसे तो बड़ी मेजर प्रॉब्लम है देखा जाए तो, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये होती है ऐसे पेशेंट से कि आप लोगों को इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, और जो अवेलेबल ट्रीटमेंट है एज़ोस्पर्मिया के लिए उस पर आपको फ़ोकस करना चाहिए, ताकि पॉसिबिलिटीज़ जो हैं आपके ट्रीटमेंट की वो प्रॉपर वे में हो सकें और सही से आपका ट्रीटमेंट हो सके। और बहुत सारे लोगों में ये कंडीशन जो है ठीक हो जाती है, एज़ोस्पर्मिया जो है वो जो है पॉज़िटिव हो जाता है, और लोगों में इसके अच्छे खासे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। अभी कल भी हमने एक पेशेंट के बारे में अपने डिस्कस किया था, आप लोगों को जो सक्सेस स्टोरी थी उसके बारे में हमने बताया था आप लोगों को। एज़ोस्पर्मिया के बारे में इस तरीके से क्वेश्चन करना कि आप डायरेक्टली हमें मेडिसिन्स बता दीजिए, ये तो देखिए पॉसिबल है ही नहीं। इस वजह से प्रॉपर वे में उन लोगों को कंसल्टेशन के लिए कहा जाता है कि आप अपनी रिपोर्ट्स के साथ कंसल्ट करिए। सबसे पहले एज़ोस्पर्मिया के बारे में जानना होता है कि एज़ोस्पर्मिया किस तरह का है आपको, और उसके पीछे के असबाब और कॉजेज़ क्या हैं। एज़ोस्पर्मिया के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में कई मर्तबा आप लोगों को बताया हुआ है कि एज़ोस्पर्मिया 3 तरह का होता है। मेनली एज़ोस्पर्मिया हम लोग जो 3 तरह का मानते हैं। एक होता है प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया, उसमें क्या करते हैं कि एज़ोस्पर्मिया के असबाब और कॉजेज़ जो होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि जिनका टेस्टिकल से पहले की जो साइकिल होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की, जो मतलब जो चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं आपके स्पर्मेटोजेनेसिस में टेस्टिकल से पहले, तो उसमें अगर कोई परेशानी हो जाए कि जैसे कि आपके हार्मोन्स हैं जो आपके ब्रेन से रिलीज़ हो करके आप कहीं न कहीं जो एक तरह से मैसेजिंग का काम करते हैं, जो एक तरह से आपके टेस्टोस्टेरोन को जो है बढ़ाते हैं, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, और लास्ट में जाकर के स्पर्मेटोजेनेसिस में वो सपोर्ट करते हैं। तो अगर इन हार्मोन्स में कोई इशू हो जाए, या तो वो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ या फिर बिल्कुल कम हो जाएँ, तो ऐसी कंडीशन में प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया लोगों में होता है, जिसके कॉजेज़ आम तौर पे हार्मोनल होते हैं। हार्मोनल कॉजेज़ की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया होता है। दूसरा एज़ोस्पर्मिया जो होता है, जिसको हम लोग टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया कहते हैं, कि जिसमें इस आपके टेस्टिकल्स ही उसी के अंदर कोई परेशानी और ख़ामी हो जाए कि जिसकी वजह से जो आपके टेस्टिकल्स हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस को अंजाम ना दे पाएँ, और स्पर्म का प्रोडक्शन प्रॉपर वे में आपके टेस्टिकल्स में ना हो पाए, तो इसको हम लोग टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। तीसरा हम लोग उसको पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि टेस्टिकल से पहले भी कोई सबब नहीं पाया जाता है, टेस्टिकल्स में भी स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा होता है, लेकिन वो स्पर्म जो हैं आपके बाहर नहीं आ रहे होते हैं किसी ब्लॉकेज की वजह से, किसी जो है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो उसको हम लोग पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। मेडिकल साइंस अभी तक ये कहा जाता था मेडिकल साइंस में कि एज़ोस्पर्मिया किसी भी तरह का हो, उसका कोई भी साइंटिफिकली जो है ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। लेकिन रिसेंटली अभी कुछ सालों से ये बात मानी जाने लगी है कि प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया में मेडिकल मैनेजमेंट पॉसिबल है, और मेडिसिन के थ्रू इसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये लोग यहाँ पर ही मेडिसिन के थ्रू इसको ट्रीटेबल कहते हैं कि अगर आपके अंदर हाइपोगोनेडोट्रोपिक है ना, हाइपोगोनेडोट्रोपिक
हाइपोगोनेडिज्म वाली कंडीशन होती है, हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। ये कंडीशन क्या होती है कि आपके एलएच और एफएसएच बिल्कुल डिक्रीज हो गए हैं, कम हो गए हैं, और टेस्टोस्टेरॉन जिसकी वजह से बिल्कुल बन ही नहीं रहा है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो ऐसे लोगों में उनमें जो है स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो रहा होता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो उसमें क्या है कि डायरेक्टली ये लोग आपका जो है एलएच और एफएसएस जो है इंजेक्ट करते हैं। पहले एलएच इंजेक्ट करते हैं ताकि प्रॉपर वे में आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगे, उसके बाद एफएसएच करते हैं। वो एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होती हैं। तो ये मेडिकल मैनेजमेंट अच्छा है फिलहाल, इसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट में देखने को मिलता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है, प्रॉपर वे में स्पर्म उनके आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या सच में इसकी वजह से हो जाता है और कितने टाइम में होता है। तो टाइमिंग का मसला तो देखो भाई ऐसा होता है, चाहे आप हर्बल ट्रीटमेंट ले रहे हो या आप मॉडर्न साइंस का ये जो हार्मोनल थेरेपी है एक तरह से आप ये लें, कहीं ना कहीं 3 से 4 महीने का टाइम माना ही जाता है। कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम चाहिए होता है, क्योंकि एक स्पम का पूरा एक स्पम बनने के लिए ही 45 to 90 डेज का टाइम चाहिए होता है स्पम बनने में। एक पूरी साइकिल इतने दिनों की होती है, उसमें टाइम लगता है। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर इतना टाइम लग रहा है स्पम बनने में ही, तो फिर वो पूरा का पूरा टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा ना। तो 3 से 4 महीने का टाइम आइडियल माना जाता है ट्रीटमेंट के लिए, चाहे आप जो है हर्बल मेडिसिन के थ्रू उसका ट्रीटमेंट लें या फिर मॉडर्न साइंस में जो हार्मोनल थेरेपी हमने बताई है इसके थ्रू आप लें। लेकिन कुछ पेशेंट में ये टाइम पीरियड उनको जो है सालों साल लग जाते हैं, कई एक साल 1.5 साल का भी टाइम लगता है। कुछ लोगों में ये चीज़ें जल्दी अडॉप्ट करती हैं और उनको जल्दी फ़ायदा हो जाता है। जैसे अभी कल हमने एक पेशेंट के बारे में बताया था, उनको 2 मंथ्स में ही उनका स्पर्म जो है 48 मिलियन हो गया। तो ये कुछ लोगों में जल्दी अडॉप्ट करती हैं चीज़ें, कुछ लोगों में उसमें टाइम लगता है ना। तो कुछ लोगों में 1 साल का टाइम भी लगता है और कुछ लोगों में 3 से 4 महीने का टाइम इनफ माना जाता है। वो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। तो एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर। देखिए ये चीज़ जो हमने बताई है आपको, हाइपोगोनेडोट्रॉफिक और हाइपोगोनेडिज्म वाली जो कंडीशन हमने बताई है कि इसमें एलएच और एफएसएस जो है आपके डिक्रीज हो जाते हैं, ये जो कंडीशन है बेसिकली ये मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग है। और ये लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, एलएच और एफएसएस को इंजेक्ट कर देते हैं, पूरा का पूरा हार्मोन इंजेक्ट करते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अभी तक हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में या हर्बल मेडिसिन में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं है। हम लोग नेचुरली इन हार्मोन्स को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। हम लोग नेचुरल मेडिसिन के थ्रू इन हार्मोन्स को जो है अगर कमी होती है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और अगर ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे यहाँ नेचुरली होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम इस चीज़ को अचीव कर लेते हैं तो फिर ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं, और इसकी वजह से भी जो परेशानी हो रही होती है पेशेंट में, चाहे वो प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया हो या टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया हो, वो भी ठीक हो जाता है। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया का एक जो बहुत बड़ा कॉज होता है टेस्टिकुलर एट्रोफी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि बायलेटरल, कुछ लोगों में एक टेस्टिस जो है छोटा हो जाता है, कुछ लोगों में दोनों ही टेस्टिस जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, जिसे हम लोग बायलेटरल टेस्टिकुलर एट्रोफी या फिर स्मॉल टेस्टिस के नाम से जानते हैं। बायलेटरल टेस्टिकुलर एट्रोफी के बारे में अभी तक ये कहा जाता है कि ये पेशेंट, ये जो टेस्टिकल्स हैं इनके साइज़ का बढ़ना पॉसिबल है ही नहीं। तो वो जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, उसके उसके तहत ये चीज़ कही जाती है। इवन हमारे यहाँ हर्बल मेडिसिन में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसी मेडिसिन हैं, कुछ ऐसी दवाएं हैं कि जिसके थ्रू हम लोग टेस्टिकल्स का साइज़ भी इम्प्रूव कर देते हैं, टेस्टिकल्स का साइज़ भी बढ़ जाता है। और बहुत ज़्यादा जिन लोगों में छोटे छोटे से टेस्टिस हो जाते हैं उन लोगों का भी साइज़ जो है नॉर्मल हो जाता है। तो ये साइज़ भी बढ़ता है, लेकिन ये सिस्टम जो है ट्रीटमेंट का बिल्कुल डिफरेंट है। जो साइंटिफिक आजकल जो एलोपैथ में जो चलता है उससे बिल्कुल अलग है। ये हर्बल मेडिसिन के थ्रू होता है ना। एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है, उसके थ्रू ये चीज़ें की जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह टेस्टिकल्स का साइज़ भी बढ़ता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना मायने नहीं रखता है। अगर आपके टेस्टिकल्स प्रॉपर वे में फंक्शनिंग हैं, अगर टेस्टिकल्स आपके सही हैं,
तो आपका जो है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर वे में होने लगेगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपके टेस्टिकल्स अगर छोटे हैं तो सिर्फ इसी वजह से आपके अंदर एज़ोस्पर्मिया है, इसी वजह से स्पर्म नहीं बन रहे हैं, टेस्टिकल्स का साइज़ सही हो जाएगा तो स्पर्म बनने लगेगा। तो हमारे हिसाब से इस चीज़ को बिल्कुल इस तरीके से लाइटली मत लें। प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया के जो कॉजेज़ होते हैं, प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया के जो सबब होते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी बहुत सारे लोगों में एज़ोस्पर्मिया होता है। इवन अभी कल एक पेशेंट ने हमसे कंसल्ट किया था ऑनलाइन, तो किसी डॉक्टर साहब ने उनको बताया था कि जो एफएसएच और एलएच उनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वो इतना मायने नहीं रखता है। उनका जो टेस्टिकल एट्रोफी है, यही काफ़ी इंपॉर्टेंट सबब है एज़ोस्पर्मिया के लिए। तो वो उनके स्टडी के अकॉर्डिंग होगा, हम उनको गलत नहीं कहना चाहते, लेकिन ये ऐसा कहना मेरे हिसाब से थोड़ा सा नामुनासिब है, क्योंकि प्रॉपर वे में एक पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है। टेस्ट एज़ोस्पर्मिया के पूरे जो कॉजेज़ हमने जो 3 क्लासेस बताई हैं इसकी, उनके किसी भी वजह से किसी शख्स में एज़ोस्पर्मिया हो सकता है। इवन बहुत सारे पेशेंट ऐसे हमारे पास होते हैं कि जिनको स्ट्रक्चर में कोई परेशानी नहीं होती है, किसी भी तरह का एट्रोफी नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई ब्लॉकेज नहीं होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से लोगों में एज़ोस्पर्मिया होता है। तो इस वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस को इतना लाइटली लेना कि फिर आपका एफएसएच बढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, एलएच बढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, सिर्फ टेस्टिकुलर एट्रोफी आपकी है, वो ठीक हो जाएगा तो एज़ोस्पर्मिया ठीक हो जाएगा, ये ऐसा मानना सही नहीं होता है। एज़ोस्पर्मिया के लिए प्रॉपर वे में जितने भी सबब आपकी बॉडी में दिखेंगे, उनका प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट होना चाहिए। देखिए, सीमेन एनालिसिस जो है आपका, सिर्फ वही करा लेना ये काफ़ी नहीं होता है एज़ोस्पर्मिया के लिए। उसके लिए प्रॉपर वे में फिर और इन्वेस्टिगेशंस की हमें ज़रूरत होती हैं कि क्या-क्या इन्वेस्टिगेशन हमें कराने हैं, वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। तो एज़ोस्पर्मिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। एक चीज़ जो बार-बार हमसे पूछी जाती है कि क्या हमें वाइफ़ को भी दिखाना चाहिए? अगर हमें एज़ोस्पर्मिया है तो क्या हमें अपनी मिसेज़ का भी ट्रीटमेंट प्रॉपर वे में कराना चाहिए? तो उसके लिए मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अभी से ही, क्योंकि अब ज़ाहिर-सी बात है अगर स्पर्म आपके आएँगे, अगर आपका नॉर्मल सीमेन एनालिसिस हो जाएगा तो पहली ही फुर्सत में ज़रूरत पड़ने वाली है आपकी मिसेज़ की, आपकी वाइफ़ की। उनका नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले से ही आप उन सारी चीज़ों को देखिए, मैनेज करिए और प्रॉपर वे में गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। देखिए कि वहाँ पर कोई इनफर्टिलिटी का कॉज़ और सबब तो नहीं पाया जा रहा है, कि अगर किसी तरीके से आपकी सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट नॉर्मल हो जा रही है और फिर पता चला कि बाद में आपकी मिसेज़ को कोई प्रॉब्लम जैसे कि पीसीओडी, पीसीओएस डिटेक्ट हो गया, तो उनको भी ट्रीटमेंट के लिए फिर टाइम लगेगा। और ऐसे लोगों में कि जिनमें एज़ोस्पर्मिया से जिन लोगों की रिकवरी होती है, उनकी बॉडी में बहुत सारे ऐसी चीज़ें रह जाती हैं कि जिसकी वजह से चांसेस होते हैं फिर से उनको जो है स्पर्म काउंट के डिक्रीज़मेंट के। तो इस वजह से जैसे ही आपके अंदर ये चेंजेस आते हैं, आप फ़ौरन प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें, इसलिए ये सारी चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए। और दूसरी बात, एज़ोस्पर्मिया को आप बिल्कुल ऐसा हरगिज़ ना समझें कि ये सिर्फ़ आप ही को है। आजकल 1-2 वीडियोज़ में हमने आप लोगों से बताया है कि 2018 से लेकर के आज तक बहुत तेज़ी के साथ स्पर्म काउंट में डिक्रीज़मेंट लोगों में देखने को मिल रहा है और ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। तो एज़ोस्पर्मिया बेसिकली ऐसी कंडीशन है कि आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं और उस बस में सिर्फ़ आप ही एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट हों, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बस में जो 100 लोग हैं, उनमें से हो सकता है 4-5 लोग उसमें एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट निकल आएँ। बट ये ऐसी कंडीशन होती है कि लोग उस एक-दूसरे से डिस्कस नहीं करते हैं और बताना पसंद नहीं करते हैं। इवन मैंने आपको बताया जैसे कि पेशेंट जो आते हैं हमारे पास, जब उनको पता चलता है कि उनको एज़ोस्पर्मिया है, तो उनकी पहली रिक्वेस्ट यही होती है कि डॉक्टर साहब आप मेरी वाइफ़ को मत बताना कि मुझे एज़ोस्पर्मिया है और मेरे स्पर्म नहीं हैं। तो इस तरीके से लोग छुपाना पसंद करते हैं, इसको बताना पसंद नहीं करते हैं। तो आप लोगों को इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ कि बिल्कुल परेशान ना हों। जो अवेलेबल ट्रीटमेंट हैं एज़ोस्पर्मिया के लिए, उनको आपको अवेल करना चाहिए, उनको प्रॉपर वे में आपको लेना चाहिए और सब्र के साथ थोड़ा इलाज करना चाहिए। अगर सही से आप इलाज कर लोगे वक़्त रहते हुए, तो इंशाल्लाह ये सारी कंडीशन आपकी जो हैं ये रिज़ॉल्व हो जाएँगी और प्रॉपर वे में आपका ट्रीटमेंट इंशाल्लाह हो जाएगा और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो जाएगा और आपको बेबी भी हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत सारे पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं कि जिनको वेरिकोसील भी था, मेजर इश्यूज़ थे एज़ोस्पर्मिया के, और ऐसे ऐसे कि जो बिना सर्जरी के ठीक ही नहीं होते।
ऐसे बहुत सारे पेशेंट को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़रिए से अल्लाह ताला ने हमको ज़रिया बनाया और उन लोगों को बेबी हुआ और उनकी वाइफ़ कंसीव हुई और उन्होंने अपने बच्चों का नाम भी हमीं से रखवाया। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत खुशी की बात है कि अगर हमारे अल्लाह ताला हमको ज़रिया बनाए आप लोगों के लिए, आप लोगों की इतनी बड़ी परेशानी में हम ज़रिया बने, तो इससे बड़ी खुशी की और कोई बात नहीं है। हमारे लिए खुशनसीबी होगी कि अल्लाह ताला आपके जो है औलाद के लिए हमको ज़रिया बना दे और आपके ट्रीटमेंट में कहीं न कहीं हमारा साथ हो जाए, तो ये बहुत खुशी की बात है। एक मरतबा आप लोग यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इन सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट तलाश करिए, इंशाअल्लाह बहुत अच्छे से आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये रिज़ॉल्व हो सकती हैं आपकी। तो थैंक यू वेरी मच। माज़रत चाहेंगे कि आज की वीडियो लंबी हो गई काफ़ी, बातें निकलती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। तो कोशिश करेंगे कि आगे से हम वीडियो थोड़ी-सी शॉर्ट बनाएँ, बट टॉपिक कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें बातें बढ़ती चली जाती हैं और फिर वो वीडियो लंबी हो जाती है। तो इंशाअल्लाह कल फिर हम मुलाकात करेंगे आपसे एक दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।